हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग क्वेश्चन का जो एक सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो है आज हम लोग करने वाले हैं। और इसमें जो क्वेश्चन जो मिलेगा अब आपको वो टॉपिक वाइज हमने नहीं किया है, इसमें सीरीज वाइज कर दिया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर मिलेगा। और इसमें मिक्सिंग कर दिया है हमने एक्चुअली में, माने अलग अलग टॉपिक को भी हम लोगों ने कवर करके इसमें मिक्स किया है। तो आज शुरू करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर रेगुलर बेसिस पर एक एक करके हम जो है तकरीबन पूरा जो चैप्टर है आपका उसमें डाल देंगे। आज का संभवतः जो क्वेश्चन होगा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज़्यादातर होगा क्वेश्चन, है ना। तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वहाँ से, पहला क्वेश्चन में ही आपको बोल दिया है कि मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी है, प्रावैधुता, वो कितना होता है। तो मुक्त आकाश का प्रावैधुता आपको याद होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है। इस फैराड पर मीटर को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ये बराबर जो होता है फैराड पर मीटर होता है। आपको ये डाटा भी याद रखना चाहिए। तो हम लोग इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअली में हमको जो ऑप्शन दे रखा है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन जो है अपना, उसमें बोल रखा है कि यदि दो आवेशों के बीच का जो दूरी है वो आधा कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला जो बल होगा वो कितना गुना हो जाएगा। एक्चुअली में कूलम फोर्स बराबर फार्मूला पढ़े होंगे 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r का स्क्वायर। तो ये जो r है ये फोर्स का स्क्वायर जो था ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमको बोला इसको अगर आधा कर दीजिएगा, तो अगर इसको आधा कर दीजिएगा तो फोर्स जो हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि फोर्स आधा अगर आप करोगे तो r/2 इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1/4 होगा। और 1/4 जो होगा ये उछल करके ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 ऊपर चला जाएगा। तो 4 से ये टोटल जो होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो फोर्स होगा, अगर डिस्टेंस आधा कर दीजिएगा तो फोर्स जो है वो 4 गुना हो जाएगा, बल 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। इसमें बोला है कि इनमें से कौन है जिसका अस्तित्व संभव नहीं है ना। तो किसका अस्तित्व संभव नहीं है, एक्चुअली में आपको याद होगा हमने एक चार्ज के लिए फार्मूला लिखा था Q बराबर NE। तो इस n का वैल्यू हमेशा इंटीजर आना चाहिए। इसके लिए अगर लिखो तो इसका चार्ज दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। n का वैल्यू हमको चाहिए और इसका वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इतना, है ना। तो अब अगर वैल्यू बैठाओगे तो जाहिर सी बात है ये कटेगा 2 से और ये तो ऐसे ही कट जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आया 2। तो ये इंटीजर है, इसका मतलब इसका अस्तित्व संभव है। हमको बोला है किसका संभव नहीं है, तो आप ऐसे ही आप डिवाइड करके देखो, सबको इससे डिवाइड करना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से सबका डिवाइडेशन करना है। देखते हैं किसका इंटीजर नहीं आता है। तो आप देख लो यहाँ से हम लोग अगर इसमें देखें तो हमारे ख्याल से इसका डिवाइड करोगे तो इसका 4 आ जाएगा, क्योंकि 1.4 जो होता है 1.6 जो होगा डिवाइड करोगे तो 4 दे देगा। इसका तो 1 आ जाएगा और इसका जो है वो आपका 2.4 डिवाइड बाई 1.6, इसको अगर काटोगे तो ये 8 त्रिक 24 और 8 दूना 16, ना 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और 8 दूना 16, यानी कि 3/2 यानी कि 1.5। ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोला है किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो इसका अस्तित्व संभव नहीं है क्योंकि ये जो है इंटीजर में नहीं आ रहा है, इंटीजर में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा संभव होता ही नहीं है। हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो इंटीजर में होता है, माने पूर्णांक संख्या में होता है, और ये जो है भिन्न संख्या में आ रहा था आंसर। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न में जो है हमको बोल रखा है कि प्रावैधुता का एसआई मात्रक क्या है। ठीक, तो प्रावैधुता का एसआई मात्रक अगर देखिए तो प्रावैधुता का एसआई मात्रक माने ε0 का, और अभी जस्ट बोले हैं या तो होगा फैराड पर मीटर या फिर ε0 का एसआई मात्रक प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम का स्क्वायर। तो इन दोनों में से देख लीजिए कौन है। ये वाला तो ऑप्शन में है नहीं, ये वाला ऑप्शन में है। देख लीजिए कहाँ पे मिलना चाहिए, तो ये पहला ही ऑप्शन में मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा, मीटर स्क्वायर बाद में है, न्यूटन भी बाद में है, न्यूटन का पावर -1 और कूलम पहले दे रखा है। तो राइट आंसर हमारा जो है इसका
ये हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न बोला है कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ क्लोज पृष्ठ का विद्युतीय फ्लक्स कितना होता है। तो गॉस थ्योरम कहता है कि टोटल बंद फ्लक्स जो होता है वो चार्ज ओवर एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है। तो इसमें बोला है कि किसी बंद घिरे हुए पृष्ठ के विद्युतीय फ्लक्स के भीतर स्थित आवेश जो है वो होता है क्या, चार्ज का 1/एप्सिलॉन जीरो। तो चार्ज का 1/एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि फ्लक्स का वैल्यू तो यही होता है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्लक्स बराबर क्या होगा, वो चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो। तो चार्ज का क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ना, या चार्ज का 1/एप्सिलॉन जीरो। तो ये हमारा यहाँ से ऑप्शन दे रखा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसमें बोला है कि आवेशित खोखले गोले यानी कि हॉलो स्फीयर जो है चालक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, विद्युत तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा। तो याद रखिएगा, जब हम लोग चालक की बात करते हैं, है ना, और या खोखला हो तो चालक हो चाहे अचालक हो, उसके अंदर का जो फील्ड होता है वो हमेशा जीरो होता है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल चार्ज्ड रॉड है, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था चार्ज, इसको हम लोग लिखते हैं चार्ज का कांस्टेंट। इसको हम लोगों ने कुछ ऐसा लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड जो होगा वो लैम्डा यानी कि चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई 2πε0 r, ये हमारा फॉर्मूला होता है। देख लीजिए ये ऑप्शन में है क्या, ये वाला ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें बोला है कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करना कि सबसे पहले, चूंकि हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स बराबर होता है चार्ज बट्टा एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू रखोगे काटोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 4π से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4π से डिवाइड कर देते हैं। अब कहोगे इससे फ़ायदा, तो ये हो जाएगा चार्ज इंटू 4π डिवाइड बाई 4π एप्सिलॉन जीरो। तो 1/4π एप्सिलॉन जीरो का तो वैल्यू आप जानते हो, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, और इसका वैल्यू 4π का तो 4π ही रहने दो। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 चौक 36 पाई, है ना, ई जो हो जाएगा माइक्रो माने 10 के पावर -6, और ई और ये मिलकर के 10 के पावर 10, 9 और 1 10, और 10 के पावर 10 में से 10 के पावर 6 घटाओगे तो 10 के पावर 4 बचेगा, प्लस में बचेगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 चौक 36, यानी कि आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 36 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम का, है ना। तो ये हमारा जो है ये वैल्यू आ जाएगा एक्चुअली में। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो है ये जो हम लोगों ने लाया है ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, फ्लक्स का तो यही होता है मान, और फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक भी यही होता है, तो ये हमारा जो है फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें बोल रखा है कि यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल किधर होगा। तो समविभवी तल हमने पहले भी क्लास में भी बताया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, माने जो इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभवी तल होता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। तो ऐसे भी आपको पता है कि अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो अगर मान लेते हैं कि इधर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बाकी दो एक्सिस जो होगा, ये दोनों एक्सिस जो होगा वो समविभवी तल हो जाएगा, तो y और z जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। माने कि जिस अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको छोड़ दीजिए तो बाकी बचा हुआ एक्सिस जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होगा। देखो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक फॉर्मूला ये भी होता है -dV/dx। तो v का जो होगा वो वोल्ट होगा और इसका जो है मीटर होगा। तो वोल्ट पर मीटर ये वाला जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा इसका,
है ना। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ भी दिया कि वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक है भाई, तो यही विद्युत वोल्ट पर मीटर है ना, नहीं नहीं इसका नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, है ना, विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा इसको। अगला प्रश्न है तुम्हारा कि किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो तो उस पर परिणामी विद्युत बल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो कितना होगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो तो याद करो द्विध्रुव जो होता था वो ऐसे बनता है द्विध्रुव, और चूंकि दोनों का मात्रा बराबर है, सिर्फ चार्ज का वैल्यू अलग है, तो एक का अगर इधर फोर्स लगेगा तो एक का इधर, दोनों का फोर्स जो होगा बराबर होगा, तो नेट फोर्स चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसमें नेट फोर्स जो आएगा वो जीरो आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें जो है टिक कर लेंगे, जीरो वाला में टिक कर लेंगे कि ये जीरो हमारा वैल्यू दे देगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव के बीच में क्या संबंध है। तो याद करो अभी जस्ट हमने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ना। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इतना है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो V बराबर यानी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कार्य बट्टा चार्ज होता है। कार्य है 20 और ये चार्ज है 2, तो काटोगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 जो है 10 वोल्ट जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से अगर एक द्विध्रुव को निलंबित किया जाए तो स्थितिज ऊर्जा का मान मैक्सिमम होगा। तो उस केस में कह रहा है कि आघूर्ण और क्षेत्र के बीच में कोण कितना होगा। देखो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि जब कभी भी द्विध्रुव को अगर आप निलंबित करोगे ना, विद्युत द्विध्रुव को, तो एक प्लस चार्ज होता है और एक जो है वो माइनस चार्ज है। तो इसको अगर निलंबित किया जाए तो बोला है कि बताइए एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, कितना होगा। तो किया गया कार्य जो होता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है PE1 माइनस कॉस थीटा। तो अब एक बात बताओ, थीटा का वैल्यू अगर यहाँ पर हम 90 कर ले तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू होता है 0, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये हो जाएगा PE। लेकिन अगर आप यहाँ से अगर पाई कर लेते हो तो पाई जैसे ही करोगे तो PE बराबर PE1 माइनस कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, और -1 और -1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 + 1 जो होगा वो 2 हो जाएगा। इसका मतलब पाई पर जो है और ज़्यादा वैल्यू देगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका याद रखिएगा 90 में टिक मत करना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाई, ठीक है। अगला प्रश्न वही है फिर से कि बताइए टॉर्क कितना होगा किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई में रखा गया जिसका मोमेंट जो है वो P है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है, आप याद कीजिए PE sin थीटा हम लोगों ने पढ़ा है, और इसी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर राइट आंसर हो जाएगा, टॉर्क बराबर। अगला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा वही किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी PE, पोटेंशियल एनर्जी में यही बदल जाता है 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये फार्मूला हमने डिराइव भी किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 3 संधारित्र प्रत्येक का धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितना होगा। तो श्रेणी क्रम सीरीज वाला का होगा 1/C + 1/C + 1/C, तो 1/CS बराबर 3/C जोड़ोगे तो CS बराबर क्या हो जाएगा, C/3। ये राइट आंसर हो जाएगा C/3, है ना। ये जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो देख लीजिए आप। इसमें बोला है कि समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता इतना है, यदि उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा। तो पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा तो ये आया वैल्यू, तो करा समांतर क्रम में जोड़ोगे तो क्या होगा। तो पहले तो ये पता कर लो कि ये जो समान धारिता है इसमें से इसका संधारित्र का धारिता कितना है, ये पहले पता कर लो। तो इसमें चूंकि हमको सीरीज में बोल रखा है तो सीरीज वाला जोड़ लेते हैं। कितना है सीरीज में जोड़ा गया है, 3 है। तो 3 है तो 3 के लिए हम लोग 1/C + 1/C + 1/C करेंगे। इसका वैल्यू 6 दे रखा है, इसको जोड़ोगे 3/C
तो C बराबर कितना हो जाएगा, 18 माइक्रो फैराड हो जाएगा। तो C का वैल्यू हमको पता हो गया है। अब इसी तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दो। तो समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने का तरीका क्या है, C प्लस C और ये हो जाएगा 3C, 3 और C का वैल्यू कितना आया था, तो 18 माइक्रो फैराड और 18 तिया 8 त्रिक 24 और ये हो जाएगा 5, तो 18 तिया 54 यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। 54 वाला जो होगा ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, 20 नंबर में बोला है कि समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा तो दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का रेशियो कितना होगा। पहली बात, अब डायरेक्ट हम जोड़ रहे हैं, तो समांतर क्रम में अगर जोड़ा गया n संधारित्र को तो सीधा सीधी पैरेलल में जो वैल्यू आएगा आपको वो n इंटू सी, कहोगे C+C अगर करोगे तो वो n तक जो होगा वो n इंटू सी हो जाएगा पैरेलल में। और वही अगर सीरीज में करोगे तो सीरीज में C/n हो जाएगा, है ना। अब दोनों का रेशियो निकालोगे तो C और C कैंसिल हो जाएगा, n उछल करके ऊपर चला जाएगा तो n² हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये अपना जो है वो राइट आंसर दे देगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 50 माइक्रो फैराड वाला एक संधारित्र है जो 10 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो एनर्जी होगा वो कितना होगा। तो एनर्जी जो होता है संधारित्र में 1/CV का स्क्वायर होता है, फॉर्मूला हाफ। C का वैल्यू दे रखा है 50 माइक्रो फैराड यानी कि 10 के पावर -6 और ये 10 वोल्ट का स्क्वायर करोगे तो 10 वोल्ट इंटू 10 वोल्ट इतना होगा, ये हो जाएगा 25। तो आप इसको लिख सकते हो 25 गुने 10 के पावर -4। इसी चीज़ को 2.5 गुने 10 के पावर -3 लिखा जा सकता है। तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये वाला। तो 2.5 ये वाला जो होगा इतना जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, हमारा प्रश्न जो है वो है 64 बूंद जिनको एक साथ मिलाया गया, एक का धारिता था 5 माइक्रो फराड, सबको मिला करके एक बूंद बनाया गया है, तो बड़े का धारिता क्या होगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है, न्यू जो धारिता होता है उसके लिए ओल्ड धारिता और इंटू n का पावर 1/3 होता है, 1/3, है ना। तो आप देख लो C का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 ले लो, माइक्रो फैराड बाद में रख लेंगे, और 64 का पावर 1/3 यानी कि 64 का अगर घनमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 5 चौक 20 माइक्रो फैराड आंसर हो गया। देख लीजिए 5 चौक 20 माइक्रो फैराड, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा, फैराड। धारिता का मात्रक फैराड होता है, हमने पढ़ा है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अपना। फिर बोल रहा है कि ध्रुव परावलता का बताइए मात्रक क्या होगा। तो इसके लिए एम्पियर मीटर होता है, याद कीजिए, है ना। एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ जो होता है इसका एम्पियर इंटू मीटर, ये राइट आंसर होता है। हम लोग इसको याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन आज हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एक है कि विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक अगर वेबर है, ये वेबर दे रखा है, तो चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन, याद रखिएगा मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र होता है, याद रखिएगा इस बात को, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा मात्रक वेबर के रूप में अगर लिखा रहता है तो उसका होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र का ये मात्रक होता है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इन तमाम प्रश्नों को एक बार जो है से रिपीट करके आप लोग अपना चेक कर लेना, देख लेना, नहीं हो तो फिर से इसको रोक के अपना जो भी है उसको आप बढ़िया से तैयार कर लेना, है ना, ताकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए और इस टाइप के क्वेश्चन में एक बार भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो होते हैं इंपॉर्टेंट श्रेणी के हैं, यानी कि पूछे जा सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर अब हम लोग और क्वेश्चन जो होगा वो अगले क्लास में, आज 25 तक देखे हैं, इसमें तकरीबन 95 क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने 25 देखा है, फिर बाकी का जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।